नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं आयुष खरे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं उन्हों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसी क्रम में जो हमारी आगे की जो क्लास है वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं और इन मिट्टियों की क्या विशेषता है, ये मध्य प्रदेश में क्यों पाई जाती है, इनके पाए जाने का क्या कारण है। तो इन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी मध्य प्रदेश की मिट्टी की क्लास है, इस क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते ही ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हो गए या मध्य प्रदेश की मिट्टी हो गई या मध्य प्रदेश का गठन हो गया, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों से आज तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं बना है जो मध्य प्रदेश का जिसमें सिलेबस आता हो मध्य प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी, यदि मिट्टी की बात की जाए, यदि हम केवल मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भूपृष्ठ का वह भाग होता है, मिट्टी भूपृष्ठ का या भूमि के जो सबसे ऊपर का पृष्ठ है उसका वह भाग होता है जो पौधे जो होते हैं उनको उगने और बढ़ने के लिए जीवाश्म एवं खनिज लवण प्रदान करता है। मतलब मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो भूपृष्ठ के सबसे ऊपर हिस्से में पाया जाता है और यह पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए जीवाश्म और खनिज लवण प्रदान करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भूपृष्ठ के सबसे ऊपर वाले भाग पे होते हैं और ये जो मिट्टी होती है उसको जीवाश्म और खनिज लवण प्रदान करती है उसको बढ़ने और उसकी ग्रोथ एवं डेवलप होने के लिए। ये यदि ये हमने बात की मिट्टी की, मतलब मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, यदि कोई राज्य है, राज्य में पाई जाने वाली कृषि और वनस्पति, किसी राज्य की कृषि और वनस्पति का स्वरूप ये निर्भर करता है कि मृदा की प्रकृति कैसी है। यानी यदि किसी राज्य की जिस तरीके की मिट्टी होगी उसी तरीके की उसकी वनस्पतियां और कृषि होगी। यानी मृदा पर किसी राज्य की जो वनस्पति और कृषि होती है वो मृदा पर निर्भर करती है। समझ गए होंगे आप? एक बार फिर से समझा देता हूं कि यानी किसी राज्य की वनस्पति या उसकी कृषि तो उसकी मिट्टी पर निर्भर करती है। यानी जो मिट्टी की जैसी भी वहां की मिट्टी होगी उस तरीके की उस राज्य की कृषि होगी, उस तरीके की उस राज्य में वनस्पति होगी। तो किसी राज्य में पाई जाने वाली किसी या वनस्पति का स्वरूप वहां की मृदा पर निर्भर करता है। ये सीधा सा इसका फंडा है। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा के निर्माण की। तो मतलब इसमें हम देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो होता है वो पर्वतों और पठारों के विखंडन, यानी पर्वतों और पठारों जब टूटते हैं तो उनके विखंडन के फलस्वरूप। एक बात हो गई ये कि पर्वत और पठारों के विखंडन के फलस्वरूप। दूसरी, नदियों के निक्षेपण। नदियों के निक्षेपण से मतलब है जब नदी एक पहाड़ या किसी भी स्थान को काटते हुए जो मिट्टी बहाकर लाई, जो अवशेष बहाकर लाती है तो उसको मिट्टी कहते हैं। तो मतलब नदियों के निक्षेपण से। तापमान की स्थिति, किस जगह कैसा तापमान है उसके अकॉर्डिंग। वर्षा की अवस्था, किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है। या नमी की शुष्कता, ये नमी और शुष्कता पर जो मृदा का निर्माण होता है वो डिपेंड करता है। पर्वत पठार जब टूटते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो वही मिट्टी का निर्माण करती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवशेष जो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तापमान की स्थिति, वर्षा की अवस्था और नमी की शुष्कता, ये मिट्टी के निर्माण का मुख्य बेसिक होता है। मतलब ये इन्हीं के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश की जो अधिकांश मिट्टी जो है, मध्य प्रदेश में जो अधिकांश मिट्टी पाई जाती है वो दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से हुई है। मध्य प्रदेश की अधिकांश मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से मध्य प्रदेश की मिट्टी का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है वो 5 तरीके की मिट्टी पाई जाती है। 5 तरह की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो नंबर 1 है काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। बाद में हम इन सब मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी है जलोढ़ मिट्टी।
उसके बाद कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी जो होती है 3 प्रकार की होती है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली, ये जो होती है ये काली मिट्टी के ये 3 भाग हैं। 3 भाग जो है ये काली मिट्टी के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो मतलब जो काली मिट्टी है ये भुर्री या कलहड़ और रेगुर, भुर्री या कलहड़ और रेगुर, इन नामों से भी जानी जाती है। काली मिट्टी इसका नाम है ही, लेकिन इसके अलावा भुर्री या कलहड़ एवं रेगुर, इन नामों से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में ये काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है। इसका जो कुल क्षेत्रफल, काली मिट्टी का कुल क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में 47.6% भाग पर है। मतलब मध्य प्रदेश के 100% भाग में से 47.6% भाग पर केवल काली मिट्टी पाई जाती है। अब यदि हम बात करें कि इसका जो रंग काला रंग होता है, जो काला रंग होता है, इसका क्या कारण है? तो इसके काला रंग होने का कारण है इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है, यानी लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी में आयरन की अधिकता पाई जाती है, इससे इसका रंग काला होता है। इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना की भी अधिकता पाई जाती है। आयरन के अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना की भी अधिकता पाई जाती है। किसमें? काली मिट्टी में। इसके अलावा यदि हम इसमें कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म, इन 3 चीजों की इसमें कमी पाई जाती है। किस किस की? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की इसमें कमी पाई जाती है। यदि काली मिट्टी की प्रकृति की बात करें, काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। प्रकृति 2 तरीके की होती है, अम्लीय या क्षारीय। तो काली मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें गेहूं, चना, तिलहन, मूंगफली, यहां मूंगफली है, मूंगफली और कपास, ये इत्यादि जो फसलें होती हैं इनमें बहुत अधिक अच्छी पैदावार होती है काली मिट्टी में। गेहूं की, चना की, तिलहन की, मूंगफली की, कपास की। और इस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी से इसका तात्पर्य है कि मतलब ये मिट्टी को स्वतः कृषि करने वाली मिट्टी कहा जाता है, कि इसमें एक बार बीज पड़ जाए फिर उसके बाद ये स्वयं ही खेती करती है, इस तरीके की मिट्टी से कहा जाए। इस मिट्टी में पैदावार अधिक होने का कारण यह है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में बहुत अधिक होती है। और जब काली मिट्टी सूखती है तो सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने कहीं ना कहीं काली मिट्टी जरूर देखी होगी। तो जब काली मिट्टी सूख जाती है तो पूरे मालवा वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और ये जब सूखती है तो इसमें दरारें बन जाती हैं। तो ये हमने काली मिट्टी के बारे में बात करी। अब काली मिट्टी के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं, साधारण, गहरी और छिछली। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे काली मिट्टी के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो जो काली मिट्टी जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, छिछली काली और गहरी काली। तो साधारण काली जो मिट्टी होती है वो मुख्यतः मालवा वाले क्षेत्र में, संपूर्ण पठारी क्षेत्र है जो मालवा का, उस क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो उत्तरी भाग और निमाड़ क्षेत्र, उत्तरी मालवा वाले भाग में है, और निमाड़ क्षेत्र यानी खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 37% क्षेत्रफल साधारण काली मिट्टी का है। कुल क्षेत्रफल से मतलब है जो साधारण काली मिट्टी का साधारण काली मिट्टी का जो 37% क्षेत्रफल है, इससे मतलब है कि जो काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल था 47%, उसमें से ये 37% भाग पर केवल ये साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति की होती है। इसके बाद यदि हम बात करें छिछली काली मिट्टी की, तो जो छिछली काली मिट्टी है वो सतपुड़ा श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी के क्षेत्र में ये काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल है 7.1%, यानी 37% भाग पर साधारण काली और 7.1% भाग पर ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। इसे चिकनी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी? चिकनी या दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसमें मुख्यतः गेहूं, चना, कपास ये फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, कपास आदि की खेती की जाती है। इसके बाद जो अंतिम है वो है गहरी काली मिट्टी। तो जो गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो है, गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो है 3.5%, यानी
37% भाग पर पाई जाती है साधारण काली, 7.1% भाग पर पाई जाती है छिछली काली और 3.5% भाग पर पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। और इसका जो क्षेत्र है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। जहां पर नर्मदा घाटी क्षेत्र है, जहां से नर्मदा नदी निकली हुई है, उसी क्षेत्र में ये गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। यदि आपने पहली क्लास देखी होगी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के मैप के बारे में देखा था, तो उसमें हमने बताया था ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी उसके क्षेत्रफल के। क्योंकि उस क्लास में हमने बताया था कि यदि आप आज मैप याद कर लेंगे तो आपको आगे की क्लासें याद करने में और समझने में बहुत आसानी रहेगी। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको पहले आप देखें। तो जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यानी बालाघाट से बघेलखंड, यानी बालाघाट जो हिस्सा था वो इधर था और बालाघाट से बघेलखंड यानी जो रीवा वाला हिस्सा था वो इधर था। तो बघेलखंड इधर था बुंदेलखंड। तो इस पूरे क्षेत्र में ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बालाघाट से बघेलखंड और बुंदेलखंड तक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो लाल पीला कलर इसका रंग होता है, इसलिए इसे लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल रंग होने का जो कारण है वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। और पीला जो रंग होने का जो कारण है वो है फॉरेस्ट ऑक्साइड। फॉरेस्ट ऑक्साइड की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है। ये बिंदसेल समूह और ग्रेनाइट नीस की चट्टानों, ये बिंदसेल समूह और ग्रेनाइट नीस की जब जो चट्टानें टूटी और दोनों जब मिली, ग्रेनाइट नीस और बिंदसेल समूह जब टूट के दोनों चट्टानें जो छोटे छोटे हिस्से जो मिले, तो ये इन चट्टानों के टूटने से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बिंदसेल समूह और ग्रेनाइट नीस की चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस, ये जो तीन चीजें इसकी अत्यधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमरस की। ह्यूमरस की कमी की वजह से कोई भी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती है, इसलिए ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। किसकी कमी से? ह्यूमरस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की। लेकिन यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो जाए, इस मिट्टी पर यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो जाए तो यहाँ पर चावल की खेती अच्छे तरीके से होती है। जैसे बालाघाट जो मध्य प्रदेश का जिला है, बालाघाट जिला, यहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक चावल उत्पादक जो जिला है वो बालाघाट है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो ये बालाघाट जो है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अगली मिट्टी की, तो वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी यहाँ पर छिंदवाड़ा, यहाँ पर सिवनी, यहाँ पर बालाघाट, तो ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ये जो होती है ये कम उपजाऊ होती है और ये कम उपजाऊ होने की वजह से इसमें मोटे अनाज अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ये यहाँ पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। ये कम उपजाऊ खेती है। तो मतलब लेटराइट मिट्टी जो है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में ये देखी जाती है और कम उपजाऊ होती है और मोटे अनाज गेहूं, मक्का, बाजरा ये इसमें उगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसे कॉप मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? जलोढ़ मिट्टी को। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इसे कॉप मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो मध्य भारत के पठार, इसका जो मतलब विस्तार जो है मध्य भारत के पठार में, इसका मध्य भारत के पठार में ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो गंगा के अपवाह तंत्र तक इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में ये मध्य भारत के पठार में है और इसका विस्तार जो है वो गंगा अपवाह तंत्र तक इसका विस्तार है। ये मध्य प्रदेश में मुख्यतः श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, चंबल के सापेक्ष वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यानी यदि आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो ये मध्य भारत के पठार में सबसे ऊपर जो चंबल संभाग है और जो ग्वालियर संभाग है उसके क्षेत्र में ये पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं संभागों से चंबल नदी निकली हुई है। आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें आप सारी जानकारी देख पाएंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाती है। तो इसका जो विस्तार है वो श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच यानी मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में है। इसका जो निर्माण होता है वो चंबल द्वारा बहाकर लाए गए तत्वों और नीस की चट्टानों, चंबल नदी के द्वारा जो तत्व बहाकर लाए जाते हैं वो नीस की जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, तो दोनों मिलके इस मिट्टी का निर्माण करते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी का। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की
कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की ह्यूमरस की कमी पाई जाती है, लेकिन ये मिट्टी उपजाऊ बहुत होती है। इसकी यदि इसमें कमी पाई जाती है, इसमें सरसों, गेहूं और ज्वार, ह्यूमरस फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, सरसों गेहूं और ज्वार की इसमें खेती अच्छी मात्रा में होती है। इसलिए मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, क्योंकि सरसों की खेती सर्वाधिक होती है श्योपुर, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में। अब चूंकि श्योपुर, भिंड, मुरैना में ये मिट्टी पाई जाती है, तो इन क्षेत्र में मृदा अपरदन की भी समस्या है, यानी मृदा का अपरदन बहुत होता है ये चंबल नदी के कारण। तो ये जो मृदा अपरदन की समस्या होती है, तो इस मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है इन क्षेत्रों में। इस मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कछारी मिट्टी की। तो जो कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी नदियों के बाढ़, नदियों में जो बाढ़ आती है उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी अपने क्षेत्र में जमा कर लेती है। इसी के द्वारा ये मिट्टी का निर्माण होता है, यानी नदियों की बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो कछारी मिट्टी होती है। इसका जो विस्तार है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों तक है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए ये नदियों के आसपास ये मिट्टी पाई जाएगी। तो चंबल और इसकी सहायक नदियों के आसपास इसका विस्तार है। ये भी कम उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। इसमें मोटे अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा ये उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की सारी मिट्टियों की चर्चा कर ली है। आप इन सभी के नोट्स बनाएं और बार बार उनको रिवाइज करें, बार बार उनको याद करें, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। इसके बाद जो हम अगली क्लास जो करेंगे उनमें हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। नदी एक बड़ा टॉपिक है, तो 1 या 2 क्लास के अंदर हम नदियों को समाप्त करेंगे। थैंक यू।